हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, जिनकी नॉलेज होना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन विद द टर्म कैपिटल। देखिए, कैपिटल को जब भी डिफाइन करना होता है, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं इजीली। हमने लिखा इट इज द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ओनर। It is the amount in terms of money or assets having money value invested in the business by its owner। आइए देखिए, एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि ए एक ओनर है एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करने लगेगा तो वो क्या करेगा? वो अपने रिसोर्सेज को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अब सपोज कीजिए ए के पास 10 लाख रुपीस हैं, तो उसने क्या किया? उसने रुपीस 10 लाख को क्या किया? उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस एग्जांपल में हमारे लिए 10 लाख क्या होगी? कैपिटल। तो हम विल राइट हियर कैपिटल। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक दूसरे बिजनेसमैन की, जिसके रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेसमैन इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ये सभी चीजें उसके पास थी, जिनकी हम मनी वैल्यू भी साथ साथ लिख देते हैं। सपोज उसके पास कैश इन हैंड जो अवेलेबल था दैट वाज 1 लाख रुपीस, बैंक बैलेंस था उसके पास 2 लाख रुपीस, और मशीनरी थी उसके पास 3 लाख रुपीस की, एंड फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों उसके पास 2 लाख रुपीस की थी। तो जिसका हमने सम किया, उसके रिसोर्सेज का हमने सम किया 2 2 4 3 7 2 9 10 लाख। इस तरीके से उसके रिसोर्सेज का टोटल हो गया। और उसके रिसोर्सेज किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो इन सबका जो टोटल होगा बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे? उस टोटल को हम बोलेंगे कैपिटल। उस टोटल को हम विल राइट कैपिटल। तो हम इसको यहां देखते हैं, इट इज द अमाउंट, वो जो अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी जैसे आप देख रहे हैं कि अगर एक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो 10 लाख क्या है? उसकी कैपिटल है। और एसेट्स, एक न्यू टर्म यहां पे यूज हो गई, एसेट्स। तो हम इन सभी को यहां ध्यान से देखेंगे, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट्स। एसेट्स भी अपने आप में एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, इसको हम अभी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना समझेंगे कि एनीथिंग फ्रॉम विच वी गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, उसको हम एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है कि हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो बेनिफिट है वो सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है। सर्विसेज कैसे? जैसे आपने अपने स्कूल की फीस एडवांस में पे कर दी 3 मंथ्स की, तो आपको सर्विस मिलेगी, आप 3 मंथ्स तक स्कूल में सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर का रेंट एडवांस में पे कर दिया, अपने बिजनेस की प्रेमिसेस का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो ऐसे में आपको सर्विसेज मिलेंगी, आपको कैश नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो हमारी एसेट होती है। आप देखें कि अगर कोई बिजनेसमैन
अपने रिसोर्सेज को, तो अगर एक बिजनेसमैन के जो रिसोर्सेज हैं वो सब उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए होते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज को उसने किस में इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अब ये सारे रिसोर्सेज बिजनेस के पास चले गए। और हमने जैसे यहां कहा कि एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, तो ये सभी एसेट्स हैं, ये सभी फ्यूचर बेनिफिट की चीजें हैं, लेकिन अगर हम इनको सेग्रीगेट करें तो ये मनी है, तो इन एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? ये तो एसेट्स हैं तो सभी एसेट्स, लेकिन हम बोलेंगे कि ये जो एसेट्स हैं वो मनी हैं, और नीचे वाले 3 एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? इनकी मनी वैल्यू है। तो आप समझते हैं कि मनी होना और मनी वैल्यू होना दोनों चीजों में डिफरेंस तो है। तो ये चीजें हैं जिनकी मनी वैल्यू है, तो इन सबको क्या कहा गया है? एसेट सभी को कहा गया है, लेकिन ऊपर वाले तो मनी ही है, ठीक है, लेकिन नीचे वालों को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनसे बेनिफिट उठाया जा सकता है। जब हम मनी में कन्वर्ट कर देंगे तो नेचुरली ये भी हमारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए होंगे। इसके साथ साथ हम एक और चीज ऐड करते हैं, हम बोलते हैं कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी of the business towards the owner। देखिए बच्चे, यहां पर एक और टर्म यूज हो रही है, अकाउंटिंग टर्म, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो इसका मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो हम जैसा कि हमने कहा कि कैपिटल इज, हम बोले या बोले, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में कैपिटल हम 10 लाख रुपीज लेके चल रहे हैं, हम बोले 10 लाख रुपीज इज, या फिर बोले कि जो अमाउंट हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है दैट अमाउंट इज। तो जो अमाउंट ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है उसके ओनर के टूवर्ड्स, कि वो मनी उसने उसको वापस करनी है। अब आप पूछेंगे कि ये मनी बिजनेस ने उसके ओनर को वापस क्यों करनी है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर ये है कि हम यहां पर हमारी अकाउंटिंग एज्यूम करके चलती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। क्या कहा मैंने? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। अगर इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे आप यहां पर हैं ए, एज अ ओनर आप यहां पर हैं और आपके पास 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो आप क्या करते हैं? अगर सपोज आप उस 10 लाख को बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि मुझे बैंक से लेने हैं, और बैंक वाले इसको नोट करेंगे कि उन्होंने आपके पैसे देने हैं। इसी तरीके से क्यों ये लेने और देने वाली बात क्यों आ रही है? क्योंकि आप और बैंक सेपरेट हैं, एक नहीं है। अगर ये आपने अपने फ्रेंड को लेंड कर दिए, मींस आपके फ्रेंड ने आपसे बोरो किए, आपने अपने फ्रेंड को 10 लाख रुपीस लेंड कर दिए, तो आप क्या बोलेंगे कि आपने अपने फ्रेंड से लेने हैं एंड योर फ्रेंड विल से कि उसने वो पैसा आपको देना है। ये बात लेने और देने वाली बात इसलिए आ रही है क्योंकि आप और आपका फ्रेंड भी सेपरेट हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। एंटिटी बोले आइडेंटिटी बोले एक ही बात है। इसी तरीके से अगर हमने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर दी है तो हम बोलेंगे कि हमने बिजनेस से लेने हैं और बिजनेस कहेगा कि उसने हमारे पैसे देने हैं। ये हमारी अकाउंटिंग, क्योंकि ये लेने और देने वाली बात इन दोनों एग्जांपल में आपने देखा कि लेने और देने वाली बात इसलिए आती है क्योंकि हम दोनों सेपरेट हैं और हमारी अकाउंटिंग हमसे एज्यूम कराती है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग की कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं, उनमें से एक एजम्पशन यहां पर यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड, उस एजम्पशन का नेम जो यूज हो रहा है वो है सेपरेट एंटिटी एजम्पशन। उस एजम्पशन का नाम होता है सेपरेट एंटिटी एजम्पशन, जिसको आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो इस एजम्पशन के हिसाब से हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। जब आपने ये एज्यूम कर लिया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, तो नेचुरली अगर हम बिजनेस को देंगे तो इट मींस हमने वो मनी उससे लेनी है और बिजनेस ने वो मनी हमें वापस करनी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैपिटल is a liability of the business towards the owner. I hope it is clear to all. Now start with the next term.
नाउ नेक्स्ट टर्म वुड बी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसकी? लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। एक बात हम एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि हम जो भी रीड कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, इट ऑल शुड बी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इट ऑल शुड बी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स ऑफ द बिजनेस, अगर हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इज अ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो यहां हम देखते हैं कि एक इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि लायबिलिटीज दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान दें, ये भी लायबिलिटी है क्योंकि लायबिलिटी को ही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये भी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? मींस ये भी वो मनीज हैं जो बिजनेस ने देनी है और ये भी वो मनीज हैं जो बिजनेस ने देनी है, बट डिफरेंस ये आता है, ये इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। मींस ये वो मनीज हैं जो बिजनेस ने ओनर को देनी है, और इसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स। मींस ये वो मनीज हैं जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पे करनी है। आउटसाइडर्स किसको कहा हमने? अदर देन ओनर्स। जो भी लोग हैं ओनर के अलावा, उसको हम आउटसाइडर की कैटेगरी में डालते हैं, राइट? तो अगर हम बोलते हैं, सपोज इफ वी से कि कैपिटल इज 10 लाख, सपोज वी से कैपिटल इज 10 लाख, क्योंकि हम इस वाली जो लायबिलिटी है, हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल। और जो हमारी ये वाली लायबिलिटी है जिसको हमने कहा टूवर्ड्स द आउटसाइडर जो है, इस लायबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, डिनोटेड बाय लायबिलिटीज, डिनोटेड बाय लायबिलिटीज। तो इफ वी से कि लायबिलिटीज आर 25 लाख, तो इस एग्जांपल में क्या मीनिंग रहेगा कि अगर इफ वी से कि कैपिटल 10 लाख है, इट मींस बिजनेस ने ओनर के 10 लाख रुपीस देने हैं। एंड इफ वी से कि लायबिलिटीज आर 25 लाख, इट मींस बिजनेस ने आउटसाइडर्स के 25 लाख रुपीस देने हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि जैसा हमने कहा कि बिजनेस ने ओनर के मनी देनी है, तो आप एक बार बताएं कि बिजनेस ने ओनर के को मनी क्यों देनी होती है? रीजन बीइंग क्योंकि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की होती है। सेकंड थिंग कि बिजनेस और ओनर दोनों को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं। इन द सेम मैनर आपके माइंड में यह भी क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस ने आउटसाइडर्स को मनी क्यों देनी होती है। उसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल से समझाता हूं। फर्स्ट एग्जांपल ये होता है कि अगर हमने मींस हमारे बिजनेस ने, अगर हमारे बिजनेस ने किसी से गुड्स परचेज किए हैं, तो उसको हम लिखेंगे इफ वी परचेज गुड्स फ्रॉम आर सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स किसको कहा जाता है? हु सप्लाई गुड्स टू अस, जो हमें सामान बेचते हैं या हमें सामान भेजते हैं। तो इफ वी परचेज गुड्स फ्रॉम आवर सप्लायर्स ऑन क्रेडिट, मींस हमने अगर उनसे उधार में खरीदा है तो हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके टूवर्ड्स। तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो सप्लायर्स जो हैं हमारे ओनर हैं? नहीं। सप्लायर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आउटसाइडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हमने उनका मनी देना है, क्यों देना है? क्योंकि उनसे जो हमने सामान खरीदा है वो उधार में खरीदा है, दैट इज विदाउट मेकिंग पेमेंट, इट मींस ऑन क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है टूवर्ड्स द आउटसाइडर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक लोन फ्रॉम एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, अगर हम किसी से मनी बोरो करते हैं, हमने किसी भी इंस्टीट्यूशन से या पर्सन से मनी बोरो कर ली, तो क्या वो पर्सन इंस्टीट्यूशन ओनर की कैटेगरी में आता है? नहीं। तो इट मींस हमारे बिजनेस ने अगर उस इंस्टीट्यूशन को मनी देनी है या उस पर्सन को मनी देनी है, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगी? आउटसाइडर्स की कैटेगरी में आएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हम कहेंगे कि इफ वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज
फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हैव नॉट पेड एज येट। हमने क्या किया, हमने सर्विसेज प्रोवाइडर से, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, लाइक आप ये देखें कि अगर हमारे एम्प्लॉइज हमारे यहाँ वर्क करते हैं तो वो भी हमें अपनी सर्विसेज देते हैं, उनसे हम गुड्स तो बाय नहीं करते हैं। और अगर जैसे हमारे बिजनेस को क्या होता है कि कुछ लाइक ऐसा समझेंगे कि हमें कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, लॉयर्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं जिनकी हम सर्विसेज यूज करते हैं। तो ये लोग हमें गुड्स सेल नहीं करते हैं, ये लोग हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने उनकी सर्विसेज ले ली हैं और उनको पेमेंट नहीं दी है तो ये भी हमारे बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी रहेगी। क्योंकि एक्सटर्नल क्यों रहेगी, क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये आउटसाइडर्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर नॉट ट्रीटेड एज ओनर्स। ओनर के अलावा जो भी है वो किस कैटेगरी में आएगा, आउटसाइडर्स की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमें कहा जाए कि कैपिटल 10 लाख है तो इट मींस ये पैसा बिजनेस ने देना है ओनर को। अगर हम कहते हैं लायबिलिटीज 25 लाख है तो ये मनी बिजनेस ने देनी है आउटसाइडर्स को। तो इट डजंट मीन कि ये एक लायबिलिटी नहीं है। ध्यान दीजिए एक बात मेरी बहुत अच्छे से, हमने कहा कैपिटल 10 लाख है, लायबिलिटीज 25 लाख है, इट डजंट मीन कि ये लायबिलिटी नहीं है, ये भी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस है, ये भी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये टुवर्ड्स द ओनर है, ये टुवर्ड्स द आउटसाइडर है। तो इससे आप ये देखें कि जब भी आपको लायबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है दीज आर द अमाउंट्स which the business owes to the outsiders। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ कि ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को देने हैं, उनको हम लायबिलिटी बोलेंगे। तो आपको जब भी लायबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपने इस तरीके से डिफाइन नहीं करना कि ये टुवर्ड्स द ओनर है, ये टुवर्ड्स द आउटसाइडर है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ऐसा आपने डिफाइन नहीं करना। जब भी आपको लायबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपने ये वाली चीज बतानी है ओनली, ठीक है। तो उसमें आप क्या बोलेंगे, दीज आर द अमाउंट्स विच द बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स। तो आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको दोनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप इनको रिवाइज कीजिएगा, रेस्ट ऑफ द टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।